हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसके बारे में हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी केमिकल कंपोजिशंस क्या होती है, कैसे इसमें जो आप सिंथेसिस फेज कैसे होगी, ठीक है। इन सभी के बारे में और साथ में इसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके गाइस, पहले देखते हैं कि जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है वह यूकेरियोट्स में जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके पास में पाई जाती है, ठीक है। और एक स्मूथ या एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है एक गोल्जी बॉडी। इस गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी को जॉर्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था, ठीक है। और कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था, ठीक है। जॉर्ज ने इसको देखा और कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। इसको खोजने के लिए उन्होंने जो प्रयोग किया वो उस जांच की बिल्ली और जो आपकी केट एंड आउल होता है, बिल्ली और उल्लू की जो नर्वस सिस्टम है उस पे किया। और इसके लिए उसने चांदी के लवण और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड द्वारा प्लीड की जांच करते हुए बिल्ली और उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका है उसमें खोजा था। इसने जो टेक्निक अपनाई वो स्टेनिंग टेक्निक थी, ठीक है। स्टेनिंग टेक्निक से कैमिलो गोल्जी ने आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को खोजा था, ठीक है। और जो कैमिलो गोल्जी गोल्जी नाम के आधार पर ही इसे गोल्जिकाई कहा गया, ठीक है गाइस। ये रचनाएं कोशिका में आसानी से दिखाई नहीं देती क्योंकि कोशिका द्रव्य के साइटोसोल और इसका जो अपवर्तनांक होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो इक्वल होता है, यानी साइटोसोल और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों इक्वल है, तो ये दिखाई नहीं देती आसानी से, ठीक है। अब हम आते हैं बार्कर नाम के साइंटिस्ट पे। जो बार्कर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको लाइपोकॉन्ड्रिया कहा और इन्होंने जो टेक्निक यूज की वो भी स्टेनिंग टेक्निक थी, पर इसने जो सुडान डाई होती है, सुडान ब्लैक डाई को यूज में किया, ठीक है। अब हेमरमार्जिन के बारे में देखते हैं। इसको जो हेलमार्जिन है उसने ट्रोपोस्पोरियम और इसको कैनालिक्यूल्स सिस्टम कहा, ठीक है। और काजल नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने जो कलश कोशिकाएं होती है, कलश कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं होती है, जो ग्लोबुलेट सेल्स होती है ना अपनी, जैसे आंत की ग्लोबुलेट सेल हो गई, तो जो वो ग्लोबुलेट सेल्स में है इसकी स्टडी की और कोशिका का श्रवण से इसका निकट संबंध बताया तथा इसे डॉल्टन कॉम्प्लेक्स कहा। तो डॉल्टन कॉम्प्लेक्स इसको नाम दिया था काजल नाम के साइंटिस्ट ने 1914 में, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसकी डिस्कवरी होगी गाइस। एक साइंटिस्ट और है गेटानबाई और हिस्लर नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिक्टियोसोम कहा। अब देखिए कसेरू की जो कोडेट्स होते हैं उसमें गोल्जी काय को, ठीक है, कसोरिक जो आपके कोडेट्स होते हैं उनमें तो गोल्जी काय बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, और जो नॉन कोडेट होते हैं उसमें डिक्टियोसोम होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो आपके कोडेट्स होते हैं उसका जो गोल्जिकाय है यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो नॉन कोडेटा के डिक्टियोसोम के समान होता है, ठीक है। अब आते हैं इसको जो स्ट्रेंथ, इन्होंने इसको गामा साइटोमेम्ब्रेन्स कहा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी ऑक्यूरेंस, यानी ये जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ऑक्यूरेंस में पहली बात करें तो ये यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। अब आप देखिए जो आपकी यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनमें भी आरबीसी में ये नहीं पाया जाएगा, कवक में ये नहीं पाया जा रहा है, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जा रहा है, जो टेरिडोफाइटा के स्पर्म्स होते हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता है, पादपों की जो चालनी नलिकाएं होती है उनमें भी ये नहीं पाया जाता, ठीक है। ओनली यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, बट आरबीसी वगैरह हो गई, कवक हो गया, इनमें ये नहीं पाया जाता। अगर इसकी नंबर की बात करें कि ये कितने नंबर में पाया जाता है, तो कोशिकाओं में सामान्यतः एक कोशिकाओं में एक ही गोल्जिकाय होता है, बट जो आपकी प्लांट सेल्स हैं उसमें अनेक गोल्जिकाएं हो सकते हैं। सेल की उपापचयी गतिविधियों पर इसकी संख्या निर्भर करती है। नंबर की बात की हमने और हमने देखा कि जो आपकी सेल्स हैं जनरली एनिमल सेल्स में एक ही गोल्जिकाय होता है, बट आपकी जो प्लांट सेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गोल्जिकाय होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओनली वन ही पाया जाएगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं, पर जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सेल की जो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म अधिक होगी वहाँ पे ये अधिक पाए जाएंगे। अगर साइज की बात करें तो गोल्जिकाय आकार में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग आकार के होते हैं, और जो ग्रंथिल व जो तंत्रिका कोशिका है उसमें इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ओके गाइस, ये देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पे ये ट्रांसवर्स फेज है, मैच्योरिंग फेज होती है, ठीक है। लार्ज सिक्रेटिव वैक्यूल हो गया, ये स्मॉल वेसल्स हो गई, ये सिस्टनीज हो गई, ये ट्रांजिशनल वैक्यूल हो गई, और ये फॉर्मिंग फेज हो गई इसकी, ठीक है। जो आपकी गोल्जी काय है या गोल्जी बॉडी है उसको हम बांट सकते हैं, देखिए 5 भागों में। जनरली इसको 3 भागों में आप बांटेंगे, सिस्टनी, वैक्यूल्स और ट्यूबल्स। बट यहाँ पे हम देखते हैं इसको कुछ और, देखते हैं यहाँ पे कुछ मटेरियल और होते हैं। तो गोल्जियन वैक्यूल और आपका क्लस्टर ऑफ माइन्यूट वेसल्स में भी बांट सकते हैं इसको। तो हमने बांटा सिस्टनी, जिसे फ्लैटेड सेक होते हैं ये, वैक्यूल ये राउंड शेप वाले होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल्स ये शाखित होते हैं, गोल्जियन वैक्यूल और क्लस्टर ऑफ माइन्यूट वेसल्स। अब इन प्रत्येक के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाले हैं गाइस। तो लेट्स शुरू करते हैं। अब हम पहला है फ्लेंटेड जो सेक होती है यानी सिस्टनीज होते हैं। पहला सिस्टनीज के बारे में स्टडी करते हैं। सिस्टनीज क्या होती है? सिस्टनीज एक थैले समान झिल्ली आश्रित वक्रित चपटी लंबी और नलिकाकार रचनाएं होती है और एक दूसरे के पास पास स्थिर रहती है, ठीक है। दूसरी बात, एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहती है और समांतर व्यवस्था में समूह बनाते हुए पाई जाएगी, यानी कुछ ऐसी समांतर व्यवस्था में समूह बनाते हुए पाई जाती है। कुंडिकाओं में वक्रता इसकी ध्रुवता को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इसका जो समीपस्थ भाग होता है वो उत्तल होता है, और जो उत्तल भाग होता है इसको हम इसका जो निर्माण क्षेत्र होता है, फॉर्मेटिव फेज होता है, वो कहते हैं, ठीक है। जो फॉर्मेटिव फेज होता है उसको हम सिस फेज कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो ध्यान रखना। और दूरस्थ क्षेत्र होता है वो अवतल क्षेत्र होता है, जिसे हम परिपक्व या मैच्योरिंग फेज कहते हैं, और मैच्योरिंग फेज को ट्रांसफेज कहते हैं। तो आप सिस्टनी में देखा कि जो आपका उत्तल क्षेत्र होता है यानी जो फॉर्मेटिव फेज होता है उसको सिस फेज, एंड जो अवतल क्षेत्र होगा, दूर का क्षेत्र होगा, मैच्योरिंग फेज होगा, जिसे हम ट्रांस फेज कहते हैं। तो सिस फेज कौन सा? समीपस्थ यानी पास वाला फेज सिस फेज, एंड दूर वाला फेज ट्रांस फेज। ये देखो, पास वाला सिस, दूर वाला ट्रांस, ठीक है। हो गया बिल्कुल क्लियर। जो आपकी सिस्टनी होती है वो दोहरी कलायुक्त रचना होती है। अगर सिस्टनी का व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, ठीक है। ये थैलियों का एक समूह जैसा दिखाई देती है जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। प्रत्येक थैली किनारों पर मुड़ी हुई होती है जिसमें प्यालेनुमा आकृति बन जाती है। आप देखेंगे कि जो सिस्टनी है वो किनारों से एक प्यालेनुमा आकृति बना लेती है, यानी मुड़ जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेसिकल्स के बारे में। जो वेसिकल्स होते हैं बड़े और गोलाकार होते हैं और गोल्जी उपकरण के स्थानों पे पाए जाते हैं, ठीक है। यानी गोल्जी उपकरण में वेसिकल्स पाए जा रहे हैं और ये बड़े और गोलाकार होते हैं, ठीक है। कुंडिकाओं से दूरस्थ सिरों पर एक ड्रॉप समान या छोटे थैले की जैसे और फूले हुए भाग जैसे होते हैं, ठीक है। ये मुकुलन की क्रिया द्वारा संकीर्णन बनाते हुए इन कुंडिकाओं से पृथक होते हैं और पृथक होने से पूर्व ये सिस्टनी के साथ जुड़े रहते हैं। पहले बता देता हूँ कि मैं जो आपके वेसिकल होते हैं वो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है गाइस। मैं जितना डिटेल में बता रहा हूँ शायद ही कोई टीचर आपको इतना डिटेल में पढ़ाए, तो सो गाइस बिल्कुल अटेंटिव होकर पढ़िए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ओके। तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब हम देखते हैं वेसिकल्स के बारे में। जो आपकी गोल्जी बॉडी है उसकी जो वेसिकल होती है ना, वो वेसिकल 2 प्रकार की होती है। एक तो स्मूथ वेसिकल होती है, कोटेटेड वेसिकल होती है, ठीक है। जो कोटेड वेसिकल होती है, ठीक है, और दूसरी होती है स्मूथ वेसिकल। जो स्मूथ वेसिकल होती है वो सिक्रेटरी वेसिकल कहलाती है। ये सिक्रेटरी वेसिकल क्यों कहलाती है? क्योंकि ये कुछ मेटर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका श्रावण करती है, यानी श्रावी पदार्थ ये रखती है, ठीक है। और स्मूथ वेसिकल को हम सिक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। एक या अधिक नलिकाओं से जुड़ा हो सकता है। आपका जो स्मूथ वेसिकल है ये एक या अधिक नलिकाओं से जुड़े हुए हो सकते हैं और पृथक हुए आशय अपने उत्पादों को एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिका से बाहर या
कोशिका के भीतर विभिन्न स्थानों पर विशिष्ट क्रिया हेतु पहुंचाने का कार्य करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखते हैं कोटेड वेसिकल्स के बारे में। इन आशियों की सतह पर सूक्ष्म दांते समान उभार पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें अब अगर बोले तो रफ वेसिकल भी बोल सकते हैं या कोटेड वेसिकल, यानी कोटेड लेयर होती है इनके ऊपर, ठीक है। ये परिधीय नलिकाओं से मुकुलित होते हैं। ये संभवतः प्लाज्मा कला पर लेपित गर्त कोटेटेड पिट्स बनाते हैं, और जो कोटेटेड पिट्स बनाने में भाग भी लेंगे ना ये, तो इस कारण इनको कोटेटेड वेसिकल कहते हैं, ठीक है। अब देखें, जो ये ग्राही माध्यम अंतर्ग्रहण या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस की क्रिया में भाग लेंगी। ये तो लेते हैं एक्सोसाइटोसिस और ये लेते हैं एंडोसाइटोसिस की क्रिया में भाग, यानी स्मूथ वेसिकल और कोटेड वेसिकल आपका पूरा हो गया। अब से पहले हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है भाई आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये ईआर के पास में रहता है या नहीं रहता है, फिर इसकी खोज देखी जॉर्ज ने सबसे पहले देखा, कैमिलो गोल्जी ने इसको आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा। बिल्ली और जो आपका आउल होता है उसकी तंत्रिका कोशिकाओं में इसको देखा, ठीक है। ऐसे ऐसे देखा, इसकी डिस्कवरी देखी, फिर बाद में इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने सिस्टर्नी देख ली, वेसिकल देख ली। वेसिकल के दो पार्ट देखे हमने, स्मूथ वेसिकल एंड कोटेड वेसिकल, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं ट्यूब्यूल्स की तरफ। ओके गाइस, जो इसकी ट्यूब्यूल्स होती है ये छोटी साकित और अंतर संबंधित खोखली तंत्रों की है, जो तंत्रों की है संरचनाएं होती है, ठीक है। अब देखें, ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये सिस्टर्नी के परिपक्व क्षेत्र के पार्श्व में विस्तृत होती है, ठीक है, विकसित होगी यहाँ से, और ये जटिल जालक समान भाग बनाती है। एक नलिका 30 से 35 नैनोमीटर व्यास की होती है। ये स्रावी उत्पादों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यानी ट्यूब्यूल्स के बारे में क्या कहा हमने? ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया कि ये छोटी होंगी, शाखित होगी, ठीक है, और जो आपकी खोखली तंतु की संरचनाएं होती है उनसे अंतर संबंधित होती है, ठीक है। सिस्टर्नी के परिपक्व क्षेत्र से विकसित होती है और ये जटिल जालक समान एक भाग बनाती है। इसका अगर व्यास की बात करें तो इसका व्यास 30 से 35 नैनोमीटर व्यास की होगी, और ये स्रावी उत्पादों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेती है, ठीक है। अब हम देखते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स के बारे में। जो गोल्जियन वैक्यूल्स होती है वो अपेक्षाकृत बड़ी अंडाकार और अनियमित थैले जैसी संरचनाएं होती है, जो कुंडिकाओं के दूरस्थ सिरों पर आवश्यक रूप से फूलने से बनती है, ठीक है। इसमें रिक्तिकीय अवकाश होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, और ये 760 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम व्यास की हो सकती है, और ये छोटी 70 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम की रिक्तिकाएं निकटस्थ कुलिकाओं जो कुंडिकाएं होती है के बीच में भी उपस्थित हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं क्लस्टर ऑफ माइन्यूट वेसल्स, यानी सूक्ष्म कोशों का समूह या जिसे हम गुच्छा कहते हैं वो होता है। ये लगभग 60 एंगस्ट्रॉम व्यास की छोटी बूंदों के समान होते हैं, और ये सिस्टर्नी के बाहरी स्तर पर दिखाई देते हैं। जो क्लस्टर ऑफ माइन्यूट हैं ये सिस्टर्नी के बाहरी स्तर पर दिखाई देते हैं, और सिस्टर्नी में जो बडिंग होती है यानी मुकुलन होती है और किनारों के द्वारा ये बन जाते हैं। ये संभवतः सिस्टर्नी के जो मुकुलन होगा इसमें, या सिस्टर्नी के जो किनारे होंगे वहाँ पे मुकुलन होगा, तो उससे ये बनते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडी के स्रावी पदार्थ इनमें संग्रहित होते हैं। अंत में ये जाइमोजन के कण, जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं या लाइसोसोम होते हैं, उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी गोल्जी काय लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया। कौन से? क्लस्टर ऑफ माइन्यूट वेसिकल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। जो आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इसमें लिपिड होती है 40% एंड जो प्रोटीन होती है वो 60% होती है। ओके गाइस, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है और प्लाज्मा कला के बीच की ये नेचर का होता है। जो आपका गोल्जी बॉडी होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा कला के बीच की प्रकृति का होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड में सिफेलिन और लेसिथिन बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये देखिए, फास्फोलिपिड होगी उसमें आपका जो सिफेलिन होगा और लेसिथिन होगा, ये दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वसीय अम्ल, विटामिन सी भी होगी इसमें। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो देख लीजिए आप। एंजाइम एटीपेज, एडीपेज, सीटीपेज, ठीक है, थायमिन, पायोथाइफास्फेट, ठीक है, एनएडीपीएस, एनएडीएस, साइटोक्रोम सी हो गया, रिडक्टेज हो गया आपका, एनएडीएस, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ठीक है, यूपीडी एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन ट्रांसफरेज, ठीक है। थायमिन जो आपका एक
एंजाइम है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, टीपीपेज। एंजाइम की सक्रियता इन सभी एंजाइम्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, यानी इसके केमिकल कंपोजिशन में हमने पढ़ा कि ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपिड होता है 40%, प्रोटीन होता है 60%। इसका जो नेचर होगा ईआर और प्लाज्मा कला के बीच की प्रकृति का होगा। तीसरी बात पढ़ी कि इसमें जो फास्फोलिपिड होते हैं उसमें सिफेलिन और लेसिथिन बराबर मात्रा में पाए जाएंगे। इसमें वसी अम्ल भी होते हैं, विटामिन सी भी होते हैं, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, एटीपेज, एनएडीएच, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, ठीक है, और थायमीन पायरो फास्फेट यानी टीपीपेज, ठीक है। एंजाइम की जो सक्रियता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी इसमें। कौन सा एंजाइम होगा वो? थायमीन पायरोफॉस्फेट। ओके गाइस, अब हम शुरू करते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। जो गोल्जी बॉडी है उसके क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में। गोल्जी बॉडीज की फंक्शन यानी ये क्या क्या कार्य करती है, तो पहला इसका कार्य है कोशिका का स्त्राव का निर्माण करना और संश्लेषित पदार्थों का रूपांतरण या मोचन करना, यानी मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ सिंथेसाइज्ड मटेरियल। गोल्जी बॉडी को हम कोशिका की जो स्राव फैक्ट्री होती है वो बोलते हैं, स्त्राव फैक्ट्री या स्राव फैक्ट्री या जिसे सिक्रेशन फैक्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। ये कई प्रकार के जो कोशिका स्राव होते हैं, जैसे आप देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, हार्मोन्स, म्यूकस, एल्बुमिन आदि का सिंथेसिस करती है, ठीक है, और इनका जो मॉडिफिकेशन होगा वो भी करती है। ये अधिकांश स्राव ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, ये ध्यान रखना, जो इसके अधिकांश स्राव होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मॉडिफिकेशन और जो ये रिलीज करती है मेटर्स को वो कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे मैंने बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सतह पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपके राइबोसोम्स। ओके, ये है गोल्जी बॉडी, राइट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी। अब क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर वाली प्रोसेस को समझते हैं पहले। जो आपके गोल्जी बॉडी हो, सॉरी, पहले देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं और ये मेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये राइबोसोम्स कुछ प्रोटीन या कुछ जो वेसिकल्स होते हैं उनका निर्माण करेंगे। अब ये जो आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आएंगे, ये ट्रांसफर जो वेसिकल्स हैं ये बन गए, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये आते हुए यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा, जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसके तीन पार्ट होते हैं। पास वाला पार्ट होता है सिस गोल्जी, एंड जो दूर वाला पार्ट होगा वो आपका ट्रांस गोल्जी, और बीच वाला मिडिल गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, यानी ये मिक्सअप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो ये ट्रांसफरी जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, ये इसमें आएगी, यानी इसकी सेल्स, इसकी जो मेम्ब्रेन्स है उसमें से आएगी, और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाएगी और प्राइमरी लाइसोसोम्स होंगे इसके साथ में, ठीक है। सिक्रेटरी जो आपकी वेसिकल्स हैं वो बन जाएगी, इनसे बनेगी। अब ये क्या होगा, ये आगे जाएगी, प्राइमरी लाइसोसोम्स भी हैं, तो ये आगे जाके आपकी जो सिक्रेटरी प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है उसको फॉर्मेशन कर देगी, बाहर जाएगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम पा रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन यहाँ पे आता है, ट्रांसफर जो वेसिकल्स हैं यहाँ पे आ गई। अब इनमें क्या होता है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, जैसे जो ग्लाइकोसिलेशन है इन द जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसमें होगा प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, समझ में आया। इससे आगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला हो गया आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आरईआर, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इन ग्लाइकोसिलेशन, इन जो ये ग्लाइकोसिलेशन प्रोटीन है इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके और क्या क्या रोल है। रोल इन द प्रोटीन सिक्रेशन, रोल इन द लिपिड सिक्रेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्पेशल कार्बोहाइड्रेट एंड सिंथेसिस ऑफ रेनियल पिगमेंट्स, ठीक है। जो ये होगा ये चूजे में होता है ओनली।
और दूसरे फंक्शंस के बारे में जानते हैं। एक फंक्शन हो गया आपका, अब आगे के फंक्शंस देखते हैं। बहुत क्लियर समझाऊंगा गाइस, आज तक आपको किसी ने समझाया नहीं होगा आई थिंक। दूसरा है एक्रोसोम फॉर्मेशन। शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी काय से ही बनता है। जो गोल्जी बॉडी होता है उससे जो आपका स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये होता है, ये न्यूक्लियस के पास होता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है? प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। और जो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होती है वो वेसिकल्स वगैरह बनाएगी और एक्रोसोम बना के केप बना लेती है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार आपका जो एक्रोसोम वाला पार्ट हो गया वो बन जाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स, गोल्जी बॉडी कोशिका के अन्य जगह बने पदार्थों का जो कि कणों या बूंदों के रूप में होते हैं उनका सांद्रण करती है, यानी उनका कंसंट्रेशन करती है। जैसे आप देखें लिपिड, बाइल कंपाउंड हो गया, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इनको कंसंट्रेशन करने में कार्य करती है ये। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो गोल्जी बॉडी होती है लोहे और तांबा, स्वर्ण और आदि पदार्थ, जैसे आप देखिए आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनका ये एब्जॉर्प्शन करती है और लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। प्राइमरी लाइसोसोम व जो आपका स्रावी आशय होता है, सेक्रेटरी जो वेसिकल्स होते हैं, उनका गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये स्टोरेज का कार्य भी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का उत्तेजन करता है, कार्टिलेज निर्माण में सहायता करेगा और आपकी जो कोशिका भित्ति है उसके निर्माण में भी थोड़ा बहुत सहायता करता है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। अब देखिए फ्लोरी और जेनिंग की एक थीसिस दी, फ्लोरी और जेनिंग ने एक थ्योरी दी। उसके अनुसार क्या था कि जो फ्लोरी और जेनिंग ने बताया कि सल्फर समूह का कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन गोल्जी बॉडी से ही होता है। इन्होंने ये टर्म दे दी, वैसे टर्म क्या दे दी इन्होंने, ये चीज बताई कि जो आपका सल्फर समूह है उसका कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन अगर करवाया जाए तो गोल्जी बॉडी में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं अपना जो क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा आपका जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमने देखा ये ईआर के पास में पाए जाते हैं, स्मूथ और एग्रेन्युलर होते हैं, ठीक है। जॉर्ज ने इसको सबसे पहले देखा 1867 में, फिर देखा कैमिलो गोल्जी साहब ने और इसको 1891 में देखा। और इन्होंने जो चांदी के लवण और ओस्मियम टेट्रोक्साइड है उसके द्वारा इसकी खोज की, स्टेनिंग टेक्निक ली थी, ठीक है। जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं इनका जो अपवर्तांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखें तो ये साइटोसोल के इक्वल होता है, सो इसे हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बार्कर ने इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कहा था। और फिर हमने देखी थी इसके ऑकरेंस यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक्स में अब देखिए आरबीसी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, इनमें भी ये नहीं पाए जाते। पादपों की जो छलनी नलिकाएं इनमें भी नहीं। नंबर की बात करें तो ये जनरली एक कोशिका में एक होते हैं, प्लांट में बहुत सारे होते हैं और जहाँ पे मेटाबॉलिज्म अधिक होगी वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। साइज की बात करें तो हर में साइज अलग होगी, हर में साइज इसकी अलग होती है, ठीक है। फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखी थी हमने, इसकी सिस्टर्नी के बारे में देखी थी, ठीक है। ट्यूब्यूल्स देखी थी, वैक्यूल्स देखी थी, गोल्जियन कॉम्प्लेक्स देखी थी, क्लस्टर ऑफ माइन्यूट वेसिकल्स देखी थी, ठीक है। ये हो गया था। हमने जो वेसिकल्स थे उसके दो भाग देखे थे, पहला स्मूथ एंड दूसरा हमने देखा था इसका कोटेड वेसिकल, ठीक है। स्मूथ वाला जो स्रावी पदार्थ रखता है, कोटेड वाला प्लाज्मा कला पर लेपित एक गर्त होते हैं ना, उनका निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया था इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसकी केमिकल कंपोजिशन इसके बाद में देखी थी। केमिकल कंपोजिशन में हमने देखा था कि लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड होता है इसमें 40% एंड 60% इज द प्रोटीन। ईआर और प्लाज्मा कला के बीच की इसकी नेचर होती है। फिर हमने देखा था कि इसमें जो थाइमिन पायरोफॉस्फेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि जो आपका गोल्जी बॉडी है उसमें सबसे अधिक सक्रिय एंजाइम कौन सा होता है, सक्रियता किसकी अधिक होती है, तो आप लिखिए थाइमिन पायरोफॉस्फेट की, ठीक है, टीपी पेज एंजाइम की, ठीक है। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज में हमने देख लिया कैसे स्त्राव का इसका निर्माण, संश्लेषित पदार्थों का रूपांतरण और मोचन कैसे होता है। इस डायग्राम से मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है गाइस, ओके। इसके बाद में हमने देखा कि रोल इन द प्रोटीन सिक्रेशन एंड द रोल इन द लिपिड सिक्रेशन में इसका क्या रोल है ये भी देखा, ओके। फिर हमने देखा एक्रोसोम फॉर्मेशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन कंपाउंड, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपाउंड्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन देखा इसका, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है इससे वो देखा, स्टोरेज देख लिया इसका, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, उत्तेजन देख लिया,
जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका उत्तेजन कैसे होता है वो देखा हमने। कार्टिलेज निर्माण में ये सहायता कैसे करती है, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। और एक फोले और जेनिक ने एक थ्योरी दी थी, एक बात बताई, वो क्या थी कि सल्फर समूह है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कैसे जुड़ेगा, तो वो गोल्जी बॉडी की प्रेजेंस में या गोल्जी बॉडी में ही जुड़ता है। ओके गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोज़। तो गाइस इससे आपको बीएससी एमएससी नीट साथ में एम्स या यूपीएससी अगर आप जूलॉजी से कर रहे हैं, केमिस्ट्री जूलॉजी एंड बॉटनी से यूपीएससी कर रहे हैं, मेन सब्जेक्ट आपकी यूपीएससी में जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री हैं, तो आप यहाँ से मेन सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। मेन सब्जेक्ट के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक इन करिए, ठीक है। तो यूपीएससी और आरपीएससी के लिए भी पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आरपीएससी के लिए भी देख सकते हैं। नीट के लिए कोर्स है ही और बीएससी एमएससी के लिए तो चल ही रहा है। सो गाइज अब हम शुरू करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल्स के बारे में कि बीएससी और एमएससी में बहुत से प्रैक्टिकल्स होते हैं और प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल्स। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, उनको केमिस्ट्री में देखिए प्रैक्टिकल मैं टेस्ट ट्यूब से तो करके बताऊंगा नहीं आपको। पहले तो मैं बताऊंगा आपको पेपर पेन का काम, यानी कौन सा कंपाउंड मिलके कौन सा कंपाउंड या क्या रंग देता है ये देख लेंगे। यानी कुछ 10 एक वीडियो है वो हम देख लेंगे कि पेपर और पेन से, यानी कौन सा कंपाउंड मिलके कौन सा, जैसे आप रिंग टेस्ट करोगे तो उसमें क्या क्या कंपाउंड मिलाओगे, रिंग टेस्ट कब आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसी जो नाइट्रोजन टेस्ट है वो कैसे होगा, क्लोरीन टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। या एलिमेंट जो आपकी KMnO4 वाले टेस्ट हैं वो, इन सभी के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में मैं लैब में जाके आपको टेस्ट ट्यूब वाला जो जैसे हम करते हैं लैब में वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा और लैब के वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा। सो गाइस सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक शेयर वीडियोस। ओके, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।